अच्छा, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 1 है। जैसा कि हम जानते हैं 6 से लेकर के 9 तक का सिलेबस चेंज हुआ है, नई बुक आई है, तो नई बुक आई मतलब नई शुरुआत, नए सीरीज से हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास 8 में 2 पार्ट में इस हिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट में भी फर्स्ट चैप्टर को। थोड़ा सा नया फॉर्मेट दिया गया है बुक का, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे क्योंकि वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है नहीं जो पुराने बुक्स थे, वो मतलब सेम चैप्टर रिपीट होते हुए आ रहे थे। तो चलिए एक नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं पूरे जोश जज्बा और जुनून से। अच्छा, ये स्क्रीन पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको दूध सागर। नेक्स्ट दूध सागर जो वाटरफॉल है वो दिख रहा होगा। ठीक है। ये दूध सागर वाटरफॉल की अगर बात करें तो दूध सागर वाटरफॉल है कहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। ये दूध सागर वाटरफॉल जो है एक गोवा में है। ठीक है। और यहाँ पर माउंटेनियस रीजन, वाटरफॉल, यहाँ से ट्रेन क्रॉस करे, कितना अच्छा सुंदर सा दृश्य है। एक और बात बता देता हूँ कि जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का मतलब जो वेस्टर्न साइड्स में जो भी माउंटेनियस रीजन है, एक काफी अच्छा सीनिक ब्यूटी क्रिएट करता है, मतलब देखने लायक जगह बनता है। याद रखिएगा, ये पूरे वेस्टर्न घाट जो है ऐसी वादियों से घिरा हुआ है, तो कभी घूमने का मन करे आप जा सकते हो वेस्टर्न घाट में। नेचर बिकम्स अ रिसोर्स, बोला कि नेचर जो होता है एक रिसोर्स होता है। नेचर ही मतलब नेचर क्या करता है, नेचर ही हमें डिफरेंट रिसोर्स प्रोवाइड करता है। नेचर में जो चीज अवेलेबल है, जस्ट लाइक एग्जांपल माउंटेन्स है, सॉइल है, रिवर्स है, वो- या वाटरफॉल ही ले लो आप, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ये सारे जो है रिसोर्स है। ह्यूमंस नीड एंड स्टार्ट यूजिंग इट लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है रिसोर्स तो है, लेकिन अगर हम उसको यूजफुल नहीं बना पा रहे हैं तो फिर उस रिसोर्स के रहने का कोई मतलब नहीं। और वो कौन है जो उस रिसोर्स को यूजफुल बनाता है, या कौन है जो नेचर में रहने वाली जो चीजें हैं उसको अपने स्किल्स के दम पे उसको चेंज करता है और यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है, तो ह्यूमन बीइंग है। और इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। दे हैव नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट इट। और इसके पास नॉलेज होता है, इसके पास टेक्नोलॉजी होता है, और उसी नॉलेज और टेक्नोलॉजी से क्या करता है, यूज करता है। उसी नॉलेज से, उसी टेक्नोलॉजी से पहले एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ले जाता है, इंडस्ट्रीज में उसको फर्निश करता है। इट इज डिस्कवर एंड इट्स यूजफुलनेस इज रिकॉग्नाइज। जो ह्यूमन बीइंग है कि किसी रिसोर्स को डिस्कवर करता है, खोजता है, उसकी यूजफुलनेस क्या हो सकती है उसको रिकॉग्नाइज करता है। जैसे किसी भी रिसोर्स को फाइंड आउट करने में एक पॉइंट होता है कि आप उसको प्रॉपर्ली मैपिंग करोगे, सर्वेइंग करोगे, कहीं पर मैप सर्वे करोगे, उसके बाद उसके क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फाइंड आउट करोगे, और ये सारा चीज जो है ह्यूमन बीइंग करता है, आदमी लोग करते हैं, खोजते हैं इन सारी चीजों को। मशीनें अपने आप नहीं आती, मशीनें भी आदमी लोग बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सबसे लार्जेस्ट रिसोर्स है, और यही है जो नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। इट इज एक्सेसिबल एंड फिजिबल टू यूज टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकली। थोड़ा सा इस टर्म को समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे रिसोर्स हम किसको बोलेंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहा होगा कि रिसोर्स आखिर कहेंगे किसको। इधर मान लीजिए एक ट्रायंग ए, एक बड़ा सा हम लोग माउंटेन बना लिया। ठीक है। एक बड़े से माउंटेन में अगर मान लो यहाँ पर कोई गोल्ड पाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से आप एक्सट्रैक्शंस करोगे, यहाँ से अगर आप आते हो तो लगभग इसकी डेप्थ जो है वो 500, कितने है, 500 मीटर है। तो अब एक बात बताओ कि 500 मीटर तक डिग करके इसको एक्सट्रैक्ट करने की आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। रिसोर्स को बोला गया है कि रिसोर्स आर टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, ड्यू टू हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप उससे यूजफुल प्रोडक्ट बना पा रहे हो, तब वो रिसोर्स होगा। इकोनॉमिकली फिजिबल, अगर इसका एक्सट्रैक्शन किए, इसका कोई प्राइस वैल्यू आया, तभी वो रिसोर्स होगा। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये बार बार इस डायग्राम को जरूर बताते हैं बालक, कि मान लो इसके ऊपर कोई टेम्पल है, ठीक है, तो इस टेम्पल में क्या हिंदू कम्युनिटी अलाउ करेगी कि इस टेम्पल को तोड़ दो और उसके बाद एक्सट्रैक्शन करो, ये भी नहीं करेगी। तो रिसोर्स का जो परफेक्ट डिफिनेशन होता है वो है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फिजिबल। ये तीनों क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वही रिसोर्स होगा। नहीं तो रिसोर्स का तो एक और भी सादा सा सिंपल सा डिफिनेशन है, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई और नीड इज नोन एज रिसोर्स। बट एक कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो जाएगा। रिसोर्स का जो परफेक्ट डिफिनेशन अभी चर्चा की है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अरे तीनों चीज है तो रिसोर्स है, तीनों चीज नहीं है तो रिसोर्स नहीं है, सिंपल सी बात
अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट और हमारा आ रहा है। The earth has treasure many of the which have formed over a millions of years and which human beings have taken and learned to use. अच्छा, ऐसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ जो है एक खजाने की तरह है। ये मान लीजिए अर्थ का वो लेयर है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स छुपे हुए हैं। तो अर्थ क्या है? एक खजाना है, और उस खजाने से निकालना है, खजाने से निकालना है मतलब अर्थ से जहाँ से निकाला जाता है उसको माइंस बोलते हैं, और अर्थ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करने का जो प्रोसेस होता है उसको माइनिंग कहा जाता है। These include the most obvious ones like water, air, and soil, and also the non obvious ones like coal, petroleum, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स और टिम्बर्स एक्सेट्रा। मतलब आप किस कितने तरह के रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हो या सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? तो वाटर है सबसे इंपॉर्टेंट, एयर है, सॉइल है, इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, मेटल्स ओर्स हैं, टिम्बर्स हैं, ये सभी रिसोर्स के ही पार्ट होते हैं। इन मेनी इंडिजिनियस ट्रेडिशन ऑफ वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड स्कैर्स। लेकिन सबसे जो दिक्कत क्या है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्स जैसे कोई प्लांट हो गया, कोई ट्री हो गया या एनिमल हो गया, वो धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। धीरे-धीरे मतलब अर्थ से डिसअपियर हो रहा है। इसका एक मेन कारण है अर्थ पे फेवरेबल कंडीशंस का नहीं होना, या अगर उनका फेवरेबल कंडीशंस है तो ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज से उसको डैमेज कर रहे हैं, जिसके कारण वो लोग मतलब धरती छोड़ कर के, दुनिया छोड़ के वो जा रहे हैं। In many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred. You have read about this in the such tradition. Nature is nurture and the nourisher. मतलब नेचर जो है और नर्चर न्यूरिशर से मतलब वही इनिशियल स्टेज है जहाँ पर कोई भी रिसोर्स ग्रो करता है, ये वही जगह है। वो कोई नर्सरी नहीं है, वो नेचुरली प्रोवाइड की जाती हैं चीजें प्लांट्स के लिए या ट्री के लिए, जहाँ पर प्लांट या ट्री ग्रो करता है। तो नेचर को प्रोटेक्ट करना, नेचर को बचाना सबसे ज्यादा इसेंशियल है। या पूरा ज्योग्राफी पढ़ने का जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, हर क्लास में टर्म ऐड होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर हम रिसोर्स को यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, और इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि रिसोर्स के यूज करने के सेंस में इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। अब बोला कि नेचुरल रिसोर्स आर मेनली कैरेक्टराइज्ड इन द फॉलोइंग 5 वेज। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? नेचुरल रिसोर्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल किसको बोलते हैं? रिन्यूएबल मतलब रीन्यूएबल, मतलब उसको दोबारा नया बना सकते हैं, दोबारा वो बन सकता है, उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार अगर यूज कर लिए तो फिर वो खत्म हो जाता है, फिर हम उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका अमाउंट ही लिमिट नहीं है। और रिन्यूएबल रिसोर्स में सनलाइट है, विंड है, वाटर है, कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। और नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस यूज्ड अप, और इसको कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस यूज्ड अप। पेट्रोलियम, मिनरल्स या जो भी नॉन रिन्यूएबल है, इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे रिसोर्स के दो पार्ट हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है दिस कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बायोटिक मतलब कि जो चीजें हमें लिविंग थिंग्स से गेन होती है उसको बायोटिक बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, फिशरीज है, क्रॉप्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, ऑयल है, गैस है, ये सारे बायोटिक होते हैं। अबायोटिक मतलब कि जिसके फॉर्मेशन में लिविंग थिंग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उसे हम अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। सिंपल सी बड़ी बात है कि जिसके फॉर्मेशन में लिविंग थिंग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उसे अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, रॉक्स, ये सारे मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, ये सारे अबायोटिक मिनरल्स होते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, बायोटिक अबायोटिक, इसमें हम डिस्कस किए अभी कि बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है उसे बायोटिक बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है उसे अबायोटिक बोलते हैं। बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल और फोर्थ इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब कि अगर कोई चीज आपका अपना है तो आपका है, ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ले का कंट्रोल है आपकी कार पे, आपकी बाइक पे, आपके लैपटॉप पे, आपके फोन पे।
और कम्युनिटी का मतलब होता है कि जिस रिसोर्स पे किसी एक पर्सन का कंट्रोल ना होकर के ग्रुप ऑफ पीपल का कंट्रोल रहता है। एग्जाम्पल के लिए आरबीआई क्वार्टर की हम बात करते हैं, तो आरबीआई क्वार्टर अगर है तो आरबीआई क्वार्टर में आरबीआई क्वार्टर के जो ऑफिसर्स के बेटे हैं वो लोग खेलते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी जाएगा और आरबीआई क्वार्टर के जो पार्क है उसमें खेलना है, नहीं खेलने देता। यही आपके साथ सीधे एग्जांपल है कि पटना में आपने राजेंद्र नगर पुल से जैसे राइट साइड में जाओगे तो वहां पर है आरबीआई क्वार्टर, नहीं खेलने देता क्योंकि वो कम्युनिटी रिसोर्स आरबीआई के ऑफिसर्स लोग वहां पर रहते हैं, उनके बेटे बेटियां खेलते हैं। या एक शमशान में क्या हम किसी और रिलीजन वाले को दफना या जला सकते, नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से क्या हम किसी कब्रगाह में हिंदू को जला सकते, नहीं कर सकते। तो हर किसी का अपना एक कम्युनिटी का पर्टिकुलर रिसोर्स होता है। मॉस्क्यू मुस्लिम के लिए है तो टेम्पल हिंदू के लिए है। तो उसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, जिसमें एक पर्सन का कंट्रोल ना होकर ग्रुप ऑफ पर्सन का कंट्रोल रहता है, नोन एज कम्युनिटी रिसोर्स। One of the ways we could categorize natural resources is based on the usage we put them. Essential for our life. Sources for materials and sources for energy. मतलब ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स के लिए, एनर्जीज भी प्रोवाइड करते हैं। One of the ways we could categorize natural resource is based on the uses of we put them essential for our life. Sources for materials and sources for energy. ये materials भी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मिनरल्स का यूज करने का एक हमारा बेसिक जो नेसेसिटी है वो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ, क्या हम कह सकते हैं कि रिसोर्स इसेंशियल है, जरूरी है हमारे लाइफ के लिए? बिना रिसोर्स का हम सरवाइव नहीं कर सकते। रिसोर्स से मटेरियल गुड्स बनता है और बिना मटेरियल गुड्स का जीवन जीना बेकार। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। मतलब जो हम एयर ब्रीथ लेते हैं, जो वाटर ड्रिंक करते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, वी टेक दिस फ्रॉम द वी टेक दिस फ्रॉम the atmosphere, the rivers, the ponds, through the cultivations of soil and other living things। इसमें तीन जो चीजें की बात की है कि ब्रीदिंग के लिए जो एयर है, ऑक्सीजन है, जनरली एटमॉस्फेयर से आता है। वाटर जो है रिवर या पॉन्ड्स या ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। या कल्टीवेशंस और सॉइल का जो कल्टीवेशंस होता है, कल्टीवेशन जो होता है वो सॉइल पे होता है। ठीक है। तो डिफरेंट चीजें अर्थ पे अवेलेबल है, डिफरेंट। अब आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि हाँ पॉन्ड में, तालाब में हम मतलब चावल उगाएंगे, नहीं भाई। चावल उगाने के लिए सॉइल है, मिट्टी है। आप थोड़े ऐसा बोलोगे कि नहीं भाई हम पानी आकाश से लेंगे, नहीं। मतलब वो रेन वाले फॉर्म, वो फालतू के एग्जांपल नहीं दोगे कि रेन वाले फॉर्म। क्या कोई स्टोर्ड है स्काई में, मतलब ये एटमॉस्फेयर में पानी का सोर्सेज जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो हर रिसोर्स के लिए एक स्पेशल स्पेसिफाइड रीजंस है, स्पेशल ट्रेजरी है, खजाने। वहां से हम उस चीज को ले सकते हैं। तो आदमी तभी जी सकता है जब उसके जीवन में रिसोर्स हो। विदाउट रिसोर्स आदमी नहीं जी सकता, सर्वाइव ही नहीं करेगा। we cannot we cannot make the air we breathe, the water we drink or the soil which give us food। मतलब बिना हम इसके नहीं रह सकते, बिना ब्रीदिंग का, बिना ड्रिंकिंग का और बिना फूड का नहीं रह सकते। और सारी चीजें हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, रिसोर्स से मिलते हैं। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, मतलब रिसोर्सेज जो मटेरियल्स के रिक्वायर्ड होता है। ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द नेचर गिफ्ट्स, वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी that enrich our lives and those of the others। A piece of wood can be transformed into the chair and also carved into the statues। मतलब जैसा आप देखते हो कि पत्थर तो बहुत सारे माउंटेन भी है इंडिया में। तो क्या उन पत्थरों पे, उन सारे पत्थर को हम एक टेम्पल डिक्लेयर कर सकते? नहीं। मतलब एक पार्टिकुलर पत्थर लिया गया होगा, उसको फिर प्रॉपर्ली क्या किया गया होगा, उस पे कार्विंग किया गया होगा। तो कार्व करना, पत्थरों को काट के यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, ये सब किसका काम होता है? ये सब जो है, ये सब काम होता है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग जो है उस चीज को अच्छा से ऑर्गेनाइज करता है। India's geographical diversity provides us with the wide variety of natural resources from wood to marble and coal to gold। मतलब इंडिया के पास डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। वुड, मार्बल, कोल, गोल्ड, मतलब हर चीज की ह्यूमन बीइंग के लाइफ में एक अलग इंपॉर्टेंस है और ये सारी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलती है। Resources for energy, energy is
concentrate of modern living electricity for our buildings, transportations and all types of production process. ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, बिल्डिंग्स के लिए चाहिए, और भी बहुत सारी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहते हैं. This energy can come from diverse natural sources, coal, water, petroleum, natural gas, sunlight and wind. ये एनर्जी जो है वो डाइवर्स डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल सोर्सेज से आता है, और वो नेचुरल सोर्सेज हैं, वाटर है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, सनलाइट है, विंड है, ये सारे. और इसमें हम जो कैटेगराइज करेंगे वो करेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. अभी भी डिस्कस कर लो हम लोग कि रिन्यूएबल मतलब जिसका स्टॉक लिमिट नहीं रहता है, जिसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसका स्टॉक लिमिटेड रहता है, इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं. जनरली हम जब रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करते हैं, इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होता है, और जिस समय हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करते हैं, इन्वायरमेंट डैमेज होता है. Used for electricity and fuel. Energy resources are used in homes, industry, transportation and power generation. एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है घरों में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सारी चीजों में. Renewable resources are naturally replenished quickly, such sunlight, wind, water, and biomass, and do not get finished once used. Renewable resource को एक बार यूज कर दें तो फिनिश नहीं होता है. दूसरी बात की अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता है, वो अपने आप को रिचार्ज कर लेता है. They are considered environment friendly because they produce much less air pollution and greenhouse gas emissions compared to the fossil fuels. जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, अभी इस पर चर्चा चली कि एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, बट जो रिन्यूएबल रिसोर्स वो डैमेज नहीं करते हैं. उसका स्टॉक अनलिमिटेड होता है, जबकि फॉसिल फ्यूल्स या इन सब की स्टॉक लिमिटेड होती है. कॉमन एग्जांपल इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल रिसोर्स के कौन एग्जांपल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कौन एग्जांपल होते हैं. तो रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायो एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट. और ये किससे क्रिएट होते हैं? तो प्लांट और ऑर्गेनिक वेस्ट इस सबसे क्रिएट होते हैं. दे आर जनरली इनएग्जॉस्टेड ऑन ह्यूमन लाइफ टाइम स्केल, सो they can be used repeatedly without being used up the like coal और ब्रोकी ऑयल. जैसे इसको हमको, आप बाइक रखे हो या आप कार रखे हो, तो जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऐसा नहीं कि एक बार परचेज करोगे तो लाइफ टाइम यूज करोगे, उसको बार बार आपको रिफिल करना पड़ता है. और एक बात और निगेटिव पॉइंट है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्स बोलते हैं, एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं, इस CO2 रिलीज करते हैं जब ये बर्न होता है. Non-renewable resources are finite and cannot be replaced quickly. They take millions of years to form, so once used they are practically exhausted. इसको बनने में millions of years लग जाते हैं. Many examples of fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, and nuclear fuels, such as uranium. These resources are exhaustible. Continuous use lead to depletion because their rate of formation is much slower than the rate of consumption. रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा स्लोअर है, किससे? रेट ऑफ कंजम्पशन से. बर्निंग नॉन रिन्यूएबल फ्यूल कॉजेज पोल्यूशन एंड इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. इससे क्लाइमेट भी चेंज होता है और हेल्थ का प्रॉब्लम भी होता है. ठीक है. अच्छा, अर्घ्यम क्या होता है? ऑफरिंग जनरली ऑफ वाटर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड. ट्रेडिशनली कम्युनिटीज had a system of regulating or refraining from fishing during the spawning seasons to enable the maintenance of the fish population. जैसे मान लीजिए कि आप फिशिंग भी क्या होता है, जैसे फिश से का फॉर्मेशन 10,000 हो रहा है, आप एक्सट्रैक्शन 20,000 के आसपास कर रहे हो, तो जिस रेट से हम कंजम्पशन कर रहे हैं उस रेट से तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है. तो उस रेट से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, मतलब इकोलॉजिकली अनबैलेंस क्रिएट होगा. हाउएवर द commercialization of fishing resulted in over fishings. मतलब अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट में नहीं किए तो अचानक ये क्या होगा, फिश का अमाउंट कम हो जाएगा.
In the case of type of fish called tuna, for example, the rapid and extensive decline in the population led in the some agreements on control of fishing. हम इस सेंस में क्या करते हैं, फिशिंग को कंट्रोल करते हैं, मतलब एक कंट्रोल वे में एक जुडिशियरी वे यूज करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ही फिश यूज करेंगे, एक्सट्रैक्शंस करेंगे, रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं करेंगे। We need industries to produce the goods we consume. The process also creates wastewater that are frequently discharged into rivers and water bodies. ये wastewater जो है वो frequently discharge होते हैं rivers और water bodies में. Often this wastewater cannot decay to become the food of some life forms. Instead, it leads to a disturbance in nature cycle of restorations and regenerations, leading to estuations where the rivers become poisonous and cannot be support life. River poisonous हो जाती हैं और लाइफ सपोर्ट नहीं करते। रिवर्स क्या हो जाती है, रिवर्स पॉइजनस हो जाती है और इसमें लाइफ सपोर्ट नहीं होता। तो इसको सबसे अच्छी बात कि अगर हमको रिसोर्स बचाना ही होगा तो हम जुडिशियरी यूज करेंगे, या अगर कोई हमारे पास वाटर बॉडीज भी है तो उसको सस्टेनेबल वे में यूज करेंगे। हमारी कोई भी एक्टिविटी उस जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो सॉइल हो चाहे रिवर वाटर हो, उसको डैमेज नहीं करेंगे। ये हमारा मेन पर्पस रहेगा। Ecosystem function and ecosystem service product nature have some inherent ways of working. For example, trees naturally produce oxygen. जैसे इकोसिस्टम जो होता है, कुछ कुछ हमारी एक्टिविटीज है नेचर की जो हमें नेचुरल गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, मतलब ट्री हमें नेचुरली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। व्हेन दिस नेचुरल रिसोर्स बेनिफिटेड ह्यूमन वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विसेज। और अगर नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई किसी भी चीज से हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हमारी लाइफ स्मूथली चल रही है, हमारी लाइफ की एसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उसे हम इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस: अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर द एनिमल्स। और ये प्रोवाइड करते क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए। A mature tree produces about 275 liters of oxygen per day. एक mature tree जो है 275 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पर डे, और एक आदमी जो है 350 लीटर ऑक्सीजन यूज करता है पर डे। दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट एन इंडिविजुअल इंगेज इन देयर हाइट एंड वेट। इंडिविजुअल जो है हाइट और वेट में इंगेज रहता है। और इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर इसके चैप्टर जो इस चैप्टर का पार्ट 2 है उसके साथ आते हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस चेंज हुआ है एसएसटी का, तो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी सुटेबल कंटेंट या सुटेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हुआ है, तो काम हम लोग करेंगे, बेटर वे में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो आप बने रहिए। और आपको बोला गया है कि हर जो भी आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एमसीक्यू, उसका आपका उस चैप्टर का एक प्रॉपर नोट्स जो होता है या एक्सप्लेनेशन, ये सारे हमारे चैनल्स पे, हमारे जो प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहां पर मिल जाएगा, जैसे कि ऐप है, उस उन सारी जगहों पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिल